Dear students, good morning. Today students will be study chapter number 2 Nationalism in India class 10th Social Science in History। आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th में सोशल साइंस में हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का कोरोना वायरस की वजह से घर पर अध्ययन करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद अर्थात नेशनलिज्म इन इंडिया से पहले नेशनलिज्म वर्ड का मीन से समझना या मीनिंग समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स ऑफ नेशनलिज्म द डिजायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ people who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country। It means caste, culture, language आदि की समानता के आधार पर एक फ्री नेशंस बनाने की जन भावना को हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री इज बेटर देन अदर कंट्री। इट मीन्स राष्ट्र प्रेम की भावना, नेशनलिटी अपने राष्ट्र को अदर कंट्री से श्रेष्ठ बनाने की भावना नेशनलिज्म कहलाती है। भारत में नेशनलिज्म की जो विचारधारा या आइडियाज 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। It also meant a change a people understanding who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. It most countries the making of this new national identity was a long process। How did this consciousness emerge in India? It means फर्स्ट चैप्टर में हम पहले से ही स्टडी कर चुके हैं कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ ही अदर नेशन स्टेट का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ चेंज होने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र या नेशन के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों, नए आइकन्स, नए सिंबल्स, नए न्यू सॉन्ग्स, न्यू आइडियाज ने नए संपर्क या रिलेशंस स्थापित किए और कम्युनिटी की बाउंड्रीज को दोबारा रीडिफाइंड कर दिया। मोस्टली कंट्रीज में इस नई राष्ट्रीय आइडेंटिटीज का निर्माण एक लॉन्ग प्रोसेस से हुआ। आइए अब देखें कि हमारे देश में ये चेतना या ये विचार किस तरह से, ये आइडियाज किस तरह से आए। इन इंडिया is as in Vietnam and many other countries, the growth of modern nationalism in intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provide a shared bond that tied many different groups together, but each class and group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict। दूसरे कॉलोनियलिज्म की तरह भारत में भी मॉडर्न नेशनलिज्म के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म विरोधी मूवमेंट के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। कॉलोनियलिज्म एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ स्ट्रगल के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन
के साझा बहाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से में आपस में पार्टिसिपेट कर दिया, लेकिन एवरी क्लासेस और ग्रुप्स पर कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट एक जैसा नहीं था, वो अलग अलग दिखाई दे रहा था। उनके अपने एक्सपीरियंस भी अलग थे और फ्रीडम के मायने, स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस ने इन ग्रुप्स को पार्टिसिपेट करके एक लॉन्ग मूवमेंट खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी दिखाई दे रहे थे। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द first decade of the 20th century. In the chapter, we will pick up the story from the 1920 and study of non-cooperation and civil disobedience movement. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. It means पहले की एक और बुक में भी हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय की स्टडी की थी। वहाँ हमने 19 सेंचुरी के पहले सेंचुरी तक की स्टोरी पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम 1920 की सेंचुरी से आगे की स्टडी का अध्ययन करेंगे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप्ड करने के लिए किस तरह के प्रयास किए और इस आंदोलन में विभिन्न सोशल ग्रुप्स ने किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह नेशनलिज्म के लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। इस प्रकार नेशनलिज्म की भावना 19 सेंचुरी में महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट हुई। उस समय अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीति थी वो भारत के विभिन्न ग्रुपों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल रही थी। हम चित्र में देख रहे हैं कि ये चित्र 6 अप्रैल 1919 मॉस प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट बिकम ए कॉमन फीचर्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। इट मीन्स 6 अप्रैल 1919 को नेशनल मूवमेंट के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। सड़कों पर लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करना बहुत ही बड़ी बात दिखाई दे रही थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 तक चला। इस युद्ध ने देश और विश्व की दिशा और दशा दोनों बदल दी, जो इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। इन द ईयर्स आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new methods of struggle. How do we understand these development? What implication did they have? It means 1919 के बाद के सालों में या ईयर्स में हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट न्यू एरियाज तक फैल चुका था। इसमें नए सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट हो गए थे और स्ट्रगल के न्यू मेथड यूज किए जा रहे थे। और इन चेंजिंग को हम कैसे समझ सकते थे या इनको अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते थे और उनके रिजल्ट क्या आए। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर इंक्रीज ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इट लीड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced through the war years. Price increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardships for the common people. Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused by desperate anger.
Then in 1918, 19 and 1920, 21 crops failed to many parts of India, resulting in acute shortage of foods. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1920, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. It means फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को जन्म दिया। इसके इम्पोर्टेंट रीजन थे। इसके कारण जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसमें भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की एक्सपेंडिचर की भरपाई करने के लिए वॉर के नाम पर न्यू लोन्स लिए गए और टैक्सेस में भी इंक्रीजिंग की गई। बाउंड्रीज टैक्स को भी इंक्रीज कर दिया गया और न्यू इनकम टैक्सेस स्टार्ट किए गए। युद्ध या वॉर के दौरान जो प्राइजेस से बड़ी तेज़ी से साथ बढ़ने लगे, वस्तुओं की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच जो प्राइस थे डबल हो चुके थे, जिसके कारण जो कॉमन पब्लिक थी उसकी जो भी मुश्किलें थीं या प्रॉब्लम्स थीं बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थीं। गाँवों में सिपाहियों या सोल्जर्स की जबरन भर्ती की गई थी, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गुस्सा व्याप्त था। वहाँ की पब्लिक गुस्से में थी और उसमें घोर असंतोष था। 1918, 1919 और 1920, 21 में देश के मैनी पार्ट्स में फसलें खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की या फूड ग्रेन्स की कमी महसूस होने लगी। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। 1920 की जो हमारी सेंसस थी उसके अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के रीजन से 130 लाख लोग मारे गए थे। इस महामारी में पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग मन में ये आइडिया लगाए हुए बैठे थे कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होगा तो उसे सरकार के द्वारा कुछ स्पेशल उपहार दिए जाएंगे या कुछ स्पेशल टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, जिसका गलत असर पड़ा और हमारे देश की जो नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। अब चित्र में हम देख रहे हैं, इसमें इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉरकिस्ट ए नवंबर 1913। महात्मा गांधी वाज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम नो कॉस्ट टू ट्रांसवर्सल व्हेन द मार्च वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी अरेस्टेड थाउजेंड ऑफ मोर वर्कर्स ज्वाइंड द सत्याग्रह। नेशनल रेकिस्ट लॉ द डेंड राइट टू नॉन वाइट्स। इट मीन्स दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोकस्ट से गुजर रहे थे। 6 अप्रैल 1913 न्यू कैसल के ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे। इस जुलूस में यह लोग महात्मा गांधी एज लेबर्स का लीडरशिप कर रहे थे। इस जुलूस को रोका गया और गांधी जी को अरेस्ट किया गया। तो कहा थाउजेंड से लेबर्स आश्रित के राइट्स को हनन करने वाले नस्लवेदी अर्थात अपार्थाइड कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 एंड यू नो ही हैड come from South Africa where he had successfully fought his racist regime with a novel method of mass agitation. It means महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया लौटे। इससे पहले वे साउथ अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लवेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था।
विच इज कॉल्ड सत्याग्रह। इस को हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड और टू सर्च फॉर ट्रुथ। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्ट, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर विदाउट सीइंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव। ए सत्याग्रही could win in the battle through non-violence. The could be done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressor, had to persuaded to see the truth instead of the being forced to accept with through the use of violence. Why the struggle? Truth was found of the ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite of Indians. महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में मीन्स ऑफ आइडिया ऑफ सत्याग्रह का संचालन किया था। इस मेथड को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह आइडिया ऑफ सत्याग्रह में सत्य की खोज या सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका मीन्स था कि अगर आपका जो पर्पज या उद्देश्य है वो सच्चा है या ट्रुथ है, यदि आपका स्ट्रगल अन्याय के अनजस्ट के अपोजिशन में है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी फिजिकल फोर्स की नीड्स नहीं होगी। उसके प्रतिशोध की भावना या अटैकर का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा नॉन वायलेंस के सहारे भी अपने स्ट्रगल में सक्सेसफुल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी जो हमारा अपोजिटर है उसकी चेतना को इस प्रकार उसे झकझोरना होगा कि जो अपोजिटर को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए ट्रुथ को एक्सेप्ट करने को विवेश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह का यूज किया, इसमें नॉन वायलेंस का यूज किया गया है। इस संघर्ष में अंततः अर्थात लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा या वायलेंस का ये धर्म सभी इंडियंस को एकता के सूत्र में बांध सकता। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। इन 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Then the 1917 the organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat affected by crop failure and a plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement among cotton mill workers. It मीन्स महात्मा गांधी के भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारे या मैनी प्लेसेस पे सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे और सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण एरिया का दौरा किया और वहाँ की जो दमनकारी प्लांटेशन सिस्टम था उसके अपोजिशन में किसानों को स्ट्रगल के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का अहम आयोजन किया या सत्याग्रह चलाया। इस प्रकार गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए और उनमें सक्सेसफुल हुए। महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह इन ए साइड ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस दैट इज द वेपन ऑफ द वीक बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्टोरिंग दिस पावर इज नॉट पैसिव
resistance. Indeed, it calls for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. इस प्रकार महात्मा गांधी पर सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार इस प्रकार हैं। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार होता है, अर्थात हथियारों के साथ लड़ना दुर्बलों का काम है। लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही यूज कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। इसके लिए जो सघन सक्रियता चाहिए। द साउथ अफ्रीका का आंदोलन इसी निष्क्रिय शक्ति के बल पर बल्कि सक्रिय आंदोलन था, ये निष्क्रिय शक्ति नहीं थी। सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्सेस से सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवाइजरी, ही डज नॉट सीक हिज डिजाइनेशन a destruction in the use of सत्याग्रह. There is no ill will whatever. It means सत्याग्रह शारीरिक या फिजिकल फोर्स नहीं है। सत्याग्रही अपने अपोजिटर को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने अपोजिटर का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रही के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रही के प्योर सोल फोर्स ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह. The soul is informed with knowledge. In it burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. It means सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। सोल अर्थात आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। इसमें प्यार की लौ जलती हुई दिखाई देती है, अर्थात आत्मा में जो प्यार है वह किसी और चीज़ में नहीं है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है जिसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट रिवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स. द ब्रिटिश वॉरशिप द वॉर गुड एंड दे can all of them become as they are becoming warriors of arms. The hundreds of millions of India can never carry arms. They have made in religion of non-violence their own. इट मीन्स इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के जो देवता की उपासना करते थे वे सभी हथियारों से लैस हो सकते थे, होते जा रहे थे। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया था। इस प्रकार गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति का विरोध किया और वह अपने आंदोलन या अपने प्रयास में सफल हुए। गांधी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 1920 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अदर मूवमेंट्स रनिंग बाई गांधी जी। चंपारण मूवमेंट इन बिहार, खेड़ा मूवमेंट इन गुजरात इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड अदर मूवमेंट्स रनिंग बाई गांधी जी। इस प्रकार गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए जिन मूवमेंट्स में वे सक्सेसफुल भी हुए। इस प्रकार गांधी जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे जिनको उनके आज के टाइम में प्रशंसा भी होती है। ये चित्र महात्मा गांधी जी का दिखाई दे रहा है।